नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि जीएस से रिलेटेड हैं। उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग की अगर बात करें तो ये सीरीज आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी। आज की सीरीज़ में हमने यहाँ पे कलेक्शन जो है क्वेश्चंस का लिया हुआ है, तो लगभग यहाँ पे 25 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में भी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन कहता है कि जो मुंबई में जो प्रार्थना समाज है, इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई। प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई। हो सकता है ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया हो, लेकिन इस वीडियो में जो है आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस मिलेंगे। इक्के दुक्के क्वेश्चन हो सकते हैं, रिपीटेड हों इसमें। प्रार्थना समाज की स्थापना की अगर बात की जाए तो हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में भी। 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना हो रखी है। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, ठीक है। और ये जो है केशव चंद्र सेन जी से जो है अभिप्रेरित होके किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने ये की थी स्थापना, ठीक है। किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग करके हैं, ठीक है, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक। और हमने बताया कि केशव चंद्र सेन जी से ये प्रेरित थे। और इसके साथ साथ इनके साथ साथ अगर बात करें जो अन्य सदस्य थे, महादेव गोविंद रानाडे भी इसमें शामिल थे, जी.आर. भंडारकर जी शामिल थे, नारायण चंद्रावर करके, ये जो है प्रार्थना समाज से रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि प्रार्थना समाज से संबंधित कौन से नहीं हैं। हमें ऑप्शन दे दिए जाए वहाँ पे आत्माराम पांडुरंग और गोविंद रानाडे और जी.आर. भंडारकर और ज्योतिबा फुले। तो आपको बताना होगा कि कौन सा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रार्थना समाज है उसके सदस्य कौन थे और उसकी स्थापना किसने की थी। हो सकता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ये पूछ लिया जाए। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, एकेश्वरवाद था। क्या था, एकेश्वरवाद, एक ईश्वरवाद, एकेश्वरवाद, ठीक है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एक ईश्वरवाद कहने का मतलब है एकेश्वरवाद जो है इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। और इसके साथ साथ जाति प्रथा का भी जो है इसने विरोध किया था। स्त्री पुरुष विवाह जो कम आयु में होता था, ठीक है, उसमें वृद्धि करने के लिए इन्होंने कहा था। विधवा विवाह तथा धर्म में जितनी भी धर्म से रिलेटेड कुरीतियाँ थी और उनसे मुक्ति पाने के लिए कहने का मतलब है इस जो है समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जो कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है सेकंड नंबर का, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद, अगर आर्टिकल की बात की जाए, लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कुछ, अगर इसमें हम बात करें जो इसकी बात चल रही है, ठीक, जो भारतीय संविधान है मैं निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान है। तो भारतीय संविधान, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था संविधान का अर्थ क्या है। सम का मतलब बताया था योग, जोड़ से है, संग्रह से है, और विधान का मतलब है कानून से। यानी कि हम बात करें इसके शाब्दिक अर्थ की तो कानूनों का संग्रह, आपने पढ़ा होगा जो नियम कानून है उनका संग्रह है, उनका एक कलेक्शन है, एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सारे जो हैं रूल्स नियम कानून हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो किसी भी अगर हम चीज़ को चला रहे हैं, किसी भी संस्था को या किसी भी उसको, तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है, और ये एक पुस्तक है, ठीक है। और बात करें संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, इसमें देखिए संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें तो इसकी प्रथम बैठक के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो इसकी प्रथम बैठक हुई थी कब, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी, और इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और जो है संविधान जो है बना कब और लागू कब से हुआ, बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ये बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। और यहीं से जो है इसको 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक। और उस टाइम जब ये संविधान बना था 395 इसमें अनुच्छेद थे। आर्टिकल कितने थे, आर्टिकल थे
95, और हमने बात की 8 अनुसूचियाँ उस टाइम पे, लेकिन अभी जो है वर्तमान में 12 हैं। और इसके अलावा इन चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में भी, ठीक है। तो यहाँ पे बात चल रही है संयुक्त बैठक कब हुई इसकी, संयुक्त बैठक कब हुई थी, सॉरी, बैठक से संबंधित प्रावधान किस में दिया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो हमने आंसर इसका जो है ऑलरेडी जानते हैं इस क्वेश्चन का भी, 108 है, 108। और 108 सेवा किससे संबंधित है, इमरजेंसी, आपातकालीन। ये भी आप यहाँ से क्वेश्चन को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे क्या कहता है। मैंने इसमें भी बताया था संयुक्त बैठक जो है किसके द्वारा बुलाई जाती है, बैठक बुलाई जाती है, अगर इसको कॉल इसकी बात करें तो ये जो है प्रेसिडेंट जो है यानी कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ये जो है बुलाई जाती है बैठक, ठीक है, प्रेसिडेंट। और अगर इसकी अध्यक्षता की बात करें, इसकी हम किसकी बात करें, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता जो है बात करें लोकसभा स्पीकर जो होते हैं, लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य अध्यक्ष, सॉरी, लोकसभा अध्यक्ष अभी कौन है, ओम बिरला जी हैं, ठीक है, ओम बिरला जी हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक, ये दोनों सदनों की। और दोनों सदन कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा हैं। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है, ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक। और संसद, भारतीय संसद के 3 अंग जो हैं, जिसमें एक और हम इसमें ऐड कर देंगे तो राष्ट्रपति महोदय हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत के प्रथम नागरिक हैं, ये निम्न सदन, ये उच्च सदन, इनसे रिलेटेड हमने बात की। और लोग राज्यसभा के जो सभापति हैं वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति इसके सभापति होते हैं। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति जो है इसके सभापति। राज्यसभा के सभापति अगर पूछा जाएगा तो कौन होते हैं, तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति महोदय, ठीक। और अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो हैं किस राज्य से संबंध रखते थे। जो इससे पहले, भूतपूर्व का मतलब है अभी वर्तमान में कौन है, अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। और लेकिन इससे पहले की अगर बात करें तो रामनाथ कोविंद जी थे, तो वो कौन से राज्य से संबंध रखते थे ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यूपी से संबंध रखते थे। कहाँ से संबंध रखते थे, यूपी से संबंध रखते थे, अगर रामनाथ कोविंद जी की बात की जाए। कब से बने थे रामनाथ कोविंद जी, 25 जुलाई 2017 से, ठीक है। 25 जुलाई 2017 को जो है उच्चतम न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय हैं, उनके जो मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेर जी ने इन्हें क्या राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी। तो उत्तर प्रदेश में अभी अगर स्पेशली बात करें तो कानपुर, उत्तर प्रदेश में भी कौन सी जगह है, कानपुर। ग्रीन पार्क जो है स्टेडियम है यहाँ पे क्रिकेट का अगर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि उच्च न्यायालय अगर बात की जाए, जैसे कि उत्तराखंड के उच्च न्यायालय की बात की जाए तो नैनीताल में है, ठीक है। उच्च न्यायालय की जो रिट जारी करने की शक्ति है, रिट जारी करना, ठीक है, जो रिट जारी करने की शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित है, उसका वर्णन किया गया है कौन से अनुच्छेद के तहत, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो अनुच्छेद इसमें अगर बात करें हम 226, करेक्ट आंसर हो जाएगा 226। इस चीज़ को आपको लर्न कर लेना है। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की जो शक्ति है वो कौन से आर्टिकल के तहत है, 226। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसके अलावा अगर बात करें उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग से रिलेटेड हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आयोग जो हमारे राधा कृष्णन आयोग है या कोठारी आयोग है, मुदालियर है और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, NCERT है या NCT है, इनसे रिलेटेड हमने वीडियोज़ ऑलरेडी उस पर अपलोड की हुई हैं, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। और पार्ट 2 में अगर बात करें, सेकंड अगर मेंस की बात करें तो उसमें इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाती है, साथ में ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश भी जो साथी हमारे सीखना चाहते हैं, ग्रामर और स्पोकन के भी कंबाइंड क्लासेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी देखने को, उसके लिए प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अब भारतीय संविधान की अगर बात चल रही है तो इसका भारतीय संविधान जो है लचीलेपन और कठोरता का जो है मिश्रण है, ठीक है। इसमें कठोरता भी दिखती है, लचीलापन भी दिखता है, और ये भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विस्तृत संविधान।
तो कौन सा अनुच्छेद जो है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 219 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आप भी अपना स्कोर जरूर बताएगा। आप इसको एक प्रैक्टिस सेट के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी कहते आ रहा हूँ। और ये सारे क्वेश्चन आपको एक दिन हम इसकी एक जो है संडे को हम प्लानिंग पहले से ही कर रहे हैं कि संडे को जो है यहाँ पे लाइव क्लासेस के जरिए ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अभी आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए जब हम इसकी एक जो है लाइव क्लास के रूप में वहाँ प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो जो इनके न्यायाधीश हैं, जो जज हैं कहने का मतलब है, के लिए आयु सीमा क्या है? आयु सीमा क्या है, एज लिमिट इसमें पूछा जा रहा है। तो एज लिमिट इसका क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एज लिमिट क्या है, 65 है। किसकी बात चल रही है, बात कर रहे हैं हम सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको सुप्रीम COURT सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर बात करें ये हाईएस्ट कोर्ट भी इसको हम बोल सकते हैं, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें किसकी, हम बात करें उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय की कितनी होती है, उच्च न्यायालय की होती है 62, ठीक है। उच्च न्यायालय की कितनी हो जाती है, 62 हो जाती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा देशांतर रेखाओं से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसके पूछे जाने की जो है संभावना बहुत ज़्यादा है। देशांतर रेखाओं से संबंधित अगर बात करें तो देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। तो इंटरनेशनल तिथि यानी कि रेखा, डेट लाइन किसको माना जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के। अगर सीधे सीधे हम करेक्ट आंसर की ओर बढ़ें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर इसी में बात कर लें, जो देशांतर रेखाएं हैं, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में कितना समय लगता है, ये भी पूछा जाता है। तो 4, ठीक है, 4 मिनट का समय, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कितना समय लगता है करके, ठीक है। तो अगर बात की जाए इसमें जो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं, तो 180 को कहते हैं। और देशांतर रेखाओं की जो कुल संख्या होती है वो कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। टोटल कितना होता है, 360 होता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये कितना होगा, कहने का मतलब है 180, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जबकि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री को क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जो है मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी इसको कहा जाता है, मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपको पता है 180 हो गया। और हमने इसके अलावा बात की टोटल अगर उसकी बात की जाए तो इसमें देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो होती है, यहीं पे हम इसको भी लिख दे रहे हैं, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 360, ठीक है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जो है अधिमहाद्वीप यानी गोंडवाना लैंड जो है का हिस्सा नहीं था, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यानी कि फ्रांस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये इसका हिस्सा नहीं था। कौन सा इसका हिस्सा नहीं था पूछा जा रहा है, तो इसका हिस्सा जो नहीं था वो कौन सा हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि कहने का मतलब ये ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका इसका हिस्सा थे। सिंगापुर का पुराना नाम क्या था, सिंगापुर के पुराने नाम की बात की जा रही है। तो सिंगापुर का पुराना नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो टेमासेक, म्यांमार, सिलोन, बोहिमिया। म्यांमार तो आपको पता है बर्मा का था, ठीक है। बर्मा का पुराना नाम बर्मा यानी कि बर्मा को जो है म्यांमार के नाम से जाना जाता है, कहने का मतलब है बर्मा पुराना नाम था जो है अभी उसको म्यांमार के नाम से जाना जाता है। अब बात करें सिलोन किसका प्राचीन नाम है, तो सिलोन श्रीलंका का, सिलोन किसका है, श्रीलंका का।
श्रीलंका का सिलोन हो गया, ठीक है। और बोहीमिया जो है, आपने इस ये भी सुना होगा, बोहीमिया क्या किसका प्राचीन नाम था, ठीक है, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। और टेमासेक जो हमारे पास ये है, टेमासेक जो है सिंगापुर का है। टेमासेक किसका है? सिंगापुर का, सिंगापुर का, ठीक है। सिंगापुर का प्राचीन नाम टेमासेक। और जो इसमें हमसे जो इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है वो भी यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टेमासेक हो जाएगा, ठीक है। तो बोहीमिया किसका है ये आपको बताना है। बोहीमिया जो है किसका प्राचीन नाम है ये आपको बताना है। और जापान के प्राचीन नेम की बात की जाए तो जापान को निप्पन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? निप्पन, ठीक है, निप्पन, जापान निप्पन के नाम से। और थाईलैंड जो है श्याम, थाईलैंड की बात की जाए तो थाईलैंड श्याम। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, आप देख सकते हैं, बिहार का शोक के रूप में जाने जाने वाली जो नदी है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास। तो बिहार का शोक की बात की जाए के रूप में जानी जाने वाली नदी अपने निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है। तो इसमें पूछा जा रहा है कोसी, ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा, इंद्रावती, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कौन सी नदी है? बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है कोसी नदी। बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है कोसी नदी, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो कौन सी नदी जो है उसका उद्गम जो है भारत में नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो है अगर बात की जाए तो उद्गम स्थल, ओरिजिन जो हो रखा है, तो वो भारत में नहीं है। तो कहाँ है इसका उद्गम जो है? तिब्बत के दक्षिण में। कहाँ पे है? इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तिब्बत के दक्षिण में बात की जाए तो तिब्बत के दक्षिण में, ठीक है। दक्षिण में कौन सी जगह है? मानसरोवर के निकट। दक्षिण में जो है मानसरोवर के निकट, मानसरोवर के निकट दक्षिण जो तिब्बत में दक्षिण में बोला जा रहा है, मानसरोवर के निकट एक जगह है चेमायुंगडुंग करके। चेमायुंगडुंग, क्या नाम है? चेमायुंगडुंग, ठीक है। तो ये जगह है जहाँ से इसका उद्गम स्थल है, नामक ग्लेशियर से हुआ है। ये ग्लेशियर है, ये क्या है? एक ग्लेशियर है, ठीक है। ये क्या है? एक ग्लेशियर है, ठीक है। तो इस ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। तिब्बत में इसको जो है सांगपो नाम से जाना जाता है। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है इसको? सांगपो, सांगपो, सांगपो नाम से इसको जाना जाता है तिब्बत में, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है, जीडीएफसी का सही पूरा नाम यानी कि फुल नेम पूछा जा रहा है। जीडीएफसीएफ का फुल नेम यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे। तो इसका पूरा नाम क्या है ये बताना है हमें, जीडीएफसीएफ का। तो जीडीएफसीएफ का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो ग्रास डेवलपमेंट ऑन जो है डिस्क्ड कैपिटल फॉर्मेशन करके हमारे पास है। इसके अलावा बात की जाए, दूसरा ऑप्शन है ग्रास डेवलपमेंट फंडिंग कैपिटल फॉर्मेशन। तीसरा ऑप्शन है ग्रास डोमेस्टिक फिक्स्ड करेंसी फॉर्मेशन। और डी ऑप्शन है ग्रास डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें बताना है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की ओर बढ़ें तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रास डोमेस्टिक। ग्रास का नहीं है, ग्रास नहीं है, ग्रॉस है ये, ठीक है। ये ग्रास ना बोल के हम इसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस बोलेंगे। ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब टोटल होता है, सकल, जैसे हम पढ़ते हैं ना, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट करके। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इसका है, ठीक है। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब होता है नियत, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल का मतलब है पूंजी से, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन होता है किसी चीज़ की बनावट, ठीक है, किसी चीज़ की रचना। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है,
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, कंट्रीब्यूशन हमारे अगर भारत में बात की जाए तो कौन से क्षेत्र का जो है योगदान सबसे ज़्यादा है, प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय, असंगठित क्षेत्र का, तृतीयक या द्वितीय। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो करेक्ट आंसर हमें बताना है। जीडीपी में जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो किसका है पूछा जा रहा है। तो जीडीपी में अगर बात करें तो तृतीय क्षेत्र का है, हम इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर चुके हैं। सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो उद्योग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और चतुर्थ क्षेत्र की अगर बात आएगी तो अनुसंधान क्षेत्र होगा, याद रखिएगा। और सर्वाधिक योगदान जो है सेवा क्षेत्र का है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये इसका भी अगर फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है अवमूल्यन में से जो है अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है। तो जो जीएनपी है, सॉरी, जीएनपी में से हम क्या करते हैं, जीएनपी में से ये कह रहा है कि हम माइनस कर दें किसको, डेप्रीसिएशन को माइनस कर दें। डेप्रीसिएशन को माइनस कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास, क्या बच जाएगा, डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट बच जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का कार्यालय कहाँ है, ये पूछा जा रहा है। इसका जो है हेड ऑफिस यानी कि मुख्यालय यानी कि कार्यालय कहाँ पे है, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। यूएनईपी का जो है मुख्यालय अगर या कार्यालय की बात की जाए तो नई दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 5 जून 1972 में हुई थी, ठीक है। कब, 5 जून, यूएनईपी की बात चल रही है, 5 जून 1972, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 5 जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र की अगर बात की जाए, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी इसकी, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये पूछा जा रहा है कि इसका अगर इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। मुख्यालय, हेडक्वार्टर जो मैं बात कर रहा था, ये तो कार्यालय है, ये क्या है, ऑफिस है। एचक्यू की बात करें तो एचक्यू कहाँ है इसका, यूएनईपी का एचक्यू हेडक्वार्टर जो है ये नैरोबी केन्या में है। कहाँ पे है, नैरोबी केन्या, नैरोबी केन्या। एक वीडियो हम जल्दी ही यहाँ पे लेके आने वाले हैं जिसमें जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके मुख्यालय कहाँ हैं और उनकी स्थापना कहाँ हुई है, उनसे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, देखिए क्या कह रहा है कि पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया। तो कब रखा गया, जो पेरिस समझौता है उसको संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क में जो है, न्यूयॉर्क मुख्यालय में जो है पृथ्वी दिवस के अवसर पर, जब पृथ्वी दिवस के अवसर पर जो है संयुक्त राष्ट्र के जो है बात करें न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में रखा गया था पेरिस समझौते को। तो कब रखा गया उस पर हस्ताक्षर के लिए, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो डेट यहाँ पे पूछी जा रही है 22 अप्रैल 2012, 22 अप्रैल 2014, 22 अप्रैल 2018 और 22 अप्रैल 2016। इसका मतलब 22 अप्रैल तो करेक्ट है, लेकिन अब ये बताना है हमें जो सन है वो कौन सा है। तो 22 अप्रैल 2016 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। 22 अप्रैल 2016 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें पूछा जा रहा है वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन की बात चल रही है कि एक पहल है, महाद्वीपीय संघ है, ग्रीक संघ है, विश्व संघ है, या यूरोपीय संघ है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है करेक्ट आंसर। वैश्विक जलवायु परिवर्तन जो गठबंधन है यूरोपीय संघ की एक पहल है, तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की अगर बात की जाए तो इसमें जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, ग्रीन हाउस जो गैसों का उत्सर्जन है, ठीक है, उसको कम करना इसका उद्देश्य रखा गया है, कहने का मतलब। परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर जो है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इंदौर हो जाएगा करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंदौर में इसका जो है मुख्यालय यानी कि इसका जो है सेंटर स्थित है, कहने का मतलब। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें पूछा जा रहा है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हमें बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करें इस क्वेश्चन के, चार ऑप्शन हमारे पास है, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, मैसूर, चार ऑप्शन है। और जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। और इससे पहले अगर ये पूछा जाता है कि इंदौर कहाँ है, इंदौर मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश कौन सी नदी के तट पे है, बेतना, ठीक है, बेतना नदी के तट पर, नदी के तट पर। और बिहार गंगा नदी के तट पे। कभी कभार क्या होता है हम कोसी कर देते हैं, ठीक है, बिहार का शोक कहा जाता है करके, लेकिन ध्यान रखना है इन चीज़ों को, ठीक है। कोलकाता जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1916 में। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा जा रहा है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल का जलवाष्प अंश, इलेक्ट्रोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व, एनीमोमीटर वायु की गति, और सिस्मोग्राफ भूकंप। तो हमें बताना है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो वायुमंडल का जलवाष्प अंश अगर बात की जाए ये तो सही है, हाइग्रोमीटर, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोमीटर की बात की जाए तो दूध की शुद्धता के लिए इलेक्ट्रोमीटर का यूज किया जाता है, आपको पता है, दूध की शुद्धता, ठीक है, प्योरिटी ऑफ मिल्क, ये इलेक्ट्रोमीटर लगाया जाता है उसके लिए, आपको पता है। तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। घनत्व तो नहीं, इसकी दूध की शुद्धता के लिए होता है। एनीमोमीटर वायु की गति के लिए होता है, ये सही है। और इसके अलावा बात की जाए सिस्मोग्राफ तो भूकंप से संबंधित है ही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होगा, जो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो उस बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्री बल या यांत्रिक बल। चार ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जनरल साइंस की अगर बात की जाए, ऑक्टेस्ट, ठीक है, ऑक्टेटस का न्यूलैंड सिद्धांत केवल जो है तक लागू होता था, कब, किस तक लागू होता था, सल्फर तक, पोटेशियम तक, कैल्शियम या क्लोरीन। चार ऑप्शन हमारे पास है, तो हमें करेक्ट आंसर इसका बताना है। तो कैल्शियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होमोसेपियंस जो है आपको पता है, होमोसेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, ठीक है। शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था, सी लिनियस, डार्विन, मिलर या डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, जीजे मेंडल, ग्रेगर मेंडल करके, ठीक है। तो चार ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये स्वीडन के जो है आजीव वैज्ञानिक थे, कैरोलस लीनियस, सी लीनियस, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने दिया था, ठीक है। और इसके अलावा बुरांस का साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है, रोडोडेंड्रन आर्बोनियम। बुरांस का क्या है, कुछ साइंटिफिक नेम भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे बुरांस का मैंने बात की यहाँ पे, बुरांस क्या है उत्तराखंड का, ठीक है।
राज्य प्रतीकों की अगर बात की जाए तो इसका रोडोडेंड्रॉन आर्बोनियम, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। और मैंगीफेरा इंडिका जो है आम का है, होमोसेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। ये कुछ पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम भी यहाँ से बन जाता है एक क्वेश्चन। तो ये थे क्वेश्चंस जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।